welcome once again in LSE. Today I will take up human respiratory system. What is respiratory system and what is respiration? सबसे पहले जान लेते हैं कि respiration की प्रोसेस क्या होती है और फिर वो कैसे पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है. The process of releasing energy from digested and absorbed food is called respiration. यानी वो प्रक्रिया जिसमें बॉडी में डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी को हम रिलीज करते हैं, उस प्रोसेस को हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टू स्टेप्स. रेस्पिरेशन में टू स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व्स होते हैं. फर्स्ट को हम कह सकते हैं ब्रीदिंग और सेकंड होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग को हम कह सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको हम वेंटिलेशन ऑफ लंग्स भी कह सकते हैं. और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसको हम कह सकते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. तो ब्रीदिंग हमारा एक तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है और ऑक्सीजन इन होता है. तो ये हमारी जो प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड आउट एंड ऑक्सीजन इन, तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये आता है हमारे ब्रीदिंग में. ब्रीदिंग चूँकि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है तो पहले हम क्या करते हैं कि ब्रीदिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद हम सेलुलर रेस्पिरेशन एंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीदिंग क्या होता है ये जान लेते हैं. ब्रीदिंग एक मैकेनिज्म है. ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक मैकेनिज्म है. मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, यानी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर and release carbon dioxide with the help of their respiratory system. या respiratory organ is called breathing. एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ. द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज कॉल्ड ब्रीदिंग. उम्मीद करती हूँ ब्रीदिंग आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी प्रोसेस क्या होती है. अब हम इसको डिटेल में देखेंगे. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में. तो सबसे पहले ये है जो हमारा नेजल पैसेज, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हो गया नेजल पैसेज, ओरल कैविटी, फेरिनिक्स, ट्रैकिया, लंग्स है, रिब्स है और डायफ्रागम. ये सारे हमारे क्या हैं, ऑर्गन हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट होता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस को कंप्लीट करने में. अब हम थोड़ा डिटेल में आते हैं कि आर नोज हैव टू होल्स, यानी हमारे जो नोज़ होते हैं, हमारे नोज़ के पास क्या होते हैं, 2 होल्स होते हैं. उसको हम नॉस्ट्रिल भी कह सकते हैं. ये जो नॉस्ट्रिल होता है वो आगे पास होकर के जाता है और उसको हम कह सकते हैं बिहाइंड नॉस्ट्रिल एक क्या होती है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है. नॉस्ट्रिल है, ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम नेजल पासेस भी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं नेजल कैविटी कह सकते हैं. अब यहाँ पे आपने देखा नेजल कैविटी और ये हो गया हमारा ओरल कैविटी. ओरल कैविटी और नेजल कैविटी को जो अलग करता है वो एक बोनी लाइक स्ट्रक्चर होती है, बोन की बनी हुई, उसको हम कह सकते हैं पैलेट. अब उसके बाद ये देख रहे हैं कि ये नेजल कैविटी और ओरल कैविटी जाकर के जो ओपन होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कह सकते हैं फेरिनेक्स. ये है फेरिनेक्स. फेरिनेक्स वो पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जहाँ पे एयर और फूड दोनों जाकर के मिलते हैं, यानी एयर भी पहुँचता है और फूड भी जाकर के वहाँ पे पहुँचता है. तो ये फेरिनेक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में. अब फेरिनेक्स के साथ ही यहाँ पे एक वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम कह सकते हैं लैरिंक्स. लैरिंक्स जो वॉइस बॉक्स होता है आप जानते होंगे उसके बारे में, बॉडी के अंदर जो वॉइस हमारे माउथ से रिलीज हो रहा है वो वॉइस बॉक्स के माध्यम से ही होता है. तो ये हो गया हमारा फेरिनिक्स, लैरिंक्स. और ये है आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया. और ये हो गया हमारा लंग्स, रिब्स केस, सॉरी रिब्स हैं जो कि रिब्स केस में हमारे लंग्स जो होते हैं फिट होते हैं. और ये हो गया डायफ्रागम. डायफ्रागम की बात कर, डायफ्रागम ये हमारा ये क्या है, डायफ्रागम ये दिख रहा है आपको, ये इसका भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में. अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एयर हमारे बॉडी में इंटर करता है और किस तरह से वो ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है जिससे बॉडी को एनर्जी रिलीज होती है. या फिर हम कह सकते हैं
कि एब्जॉर्ब या डाइजेस्टेड फूड से वो किस तरह से बॉडी को एनर्जी रिलीज़ करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, यानी हमारी बॉडी में एयर इंटर करता है। कहाँ से करता है? ये यहाँ से इंटर करता है नोज़ल कैविटी के माध्यम से। जब वो एयर नोज़ल कैविटी के माध्यम से हमारे बॉडी में इंटर करता है तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो एयर इंटर किया वो क्या होता है? वार्म होता है, बिल्कुल गर्म हवा होती है। लेकिन जैसे ही वो एयर हमारे नज़ल कैविटी में पास होता है, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि स्टमक में क्या होता है कि इनर लाइनिंग, स्टमक का जो इनर लाइनिंग होता है वो क्या करता है? म्यूकस का सिक्रीशन करता है। उसी तरह से हमारे जो नोज़ल कैविटी है वहाँ पे भी क्या होता है कि नोज़ल कैविटी में इनर लाइनिंग होता है जो म्यूकस का सिक्रीशन करता है। उसके साथ साथ उस वहाँ पे एक छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं कि म्यूकस जो होता है वो क्या करता है कि एयर को मॉइस्ट करता है, और जो हेयर होता है वो एयर के माध्यम से बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स हैं, स्मोक होता है हमारे एयर में, बहुत कुछ होता है, तो वो हमारे नोज़ी में जब इंटर करता है तो उसको क्या करता है? वहीं पे उसको स्टॉप कर देता है। यानी ये जो हेयर के पार्टिकल हैं और अदर पार्टिकल जो आते हैं वो क्या करते हैं? ट्रैप्ड हो जाते हैं म्यूकस एंड हेयर। क्योंकि वहाँ पे म्यूकस और हेयर प्रेजेंट है तो ये म्यूकस और हेयर जो होते हैं उसको जितने भी डस्ट पार्टिकल या जो भी वॉट एवर फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं एयर के साथ उसको वहाँ पे वो क्या करता है? स्टॉप कर देता है। अब हम एयर की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एयर, मतलब एयर में क्या क्या होता है। तो आपको नॉलेज होगा या मैं बता देती हूँ कि एयर में जो होता है 21% ऑक्सीजन, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और 78% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ साथ कुछ मॉइस्चर होते हैं, कुछ डस्ट के पार्टिकल भी होते हैं जो एयर के माध्यम से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अब क्या हुआ कि जब नेज़ल कैविटी से क्लीन और मॉइस्ट एयर, वार्म एयर पास होता है तो हम उसको क्या करते हैं कि वो वहाँ पहुँचता है ट्रैकिया के पास। ये हो गया हमारा ट्रैकिया। जब ट्रैकिया में पहुँचता है तो ट्रैकिया के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि ट्रैकिया एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसके साथ जो है इसके चारों तरफ एक रिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज आप समझते होंगे कि कार्टिलेज बोन ही होता है लेकिन बहुत वो सॉफ्ट होता है वो। तो कार्टिलेज की बनी हुई एक बोनी स्ट्रक्चर होती है जिसमें हमारा ट्रैकिया क्या होता है? फिट होता है। इसलिए फिट होता है कि उस ट्यूब में जिसमें एयर आ रहा है वो कोलैप्स ना करे। इसलिए वो क्या होता है कि उसके चारों तरफ एक बोनी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कह सकते हैं ट्रैकिया। उसमें अब ये ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया को आप विंड पाइप भी कह सकते हैं। ट्रैकिया कि यहाँ पे आने के बाद वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो इसके दो भाग हैं, ट्रैकिया जो है हमारा, ये यहाँ पे ट्रैकिया को आप देख रहे हैं कि इसको हम विंड पाइप भी कह सकते हैं। ये ट्रैकिया जो है टू थिनर ट्यूब डिवाइडेड इनटू टू थिनर ट्यूब, यानी कि ये पतले ट्यूब में आकर के यहाँ पे क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ये जो हो गया हमारा ट्रैकिया। ठीक है, दो भागों में आकर के डिवाइड हो जाता है। अब हम इसको कह सकते हैं कि जो डिवाइड पार्ट है वो हमारा क्या है? ब्रोंकी। ब्रोंकिस, चूँकि ब्रोंकी जो है वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में। अगर हम सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो हो गया हमारा ब्रोंकस। ठीक है, ये दोनों ब्रोंकस जो है हमारा, या हम ब्रोंकी जो है वो इंटर करता है। अब हमारे आकर के इंटर किया इसने ये लंग्स में। ये आप दिख रहे हैं, ये यहाँ पे ये डायग्राम है, ये हमारे टू क्या हो गया? ये हमारे टू लंग्स, ये हो गया हमारा लंग्स हो गया। ठीक है, अब जब ये लंग्स में इंटर करता है तो आप देखेंगे कि ब्रोंक्यूल के पास क्या होता है कि बहुत सारे टिनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, टिनी शैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं एल्वियोलाई। यहाँ पे आप दिख रहे हैं शैक लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रांच हो गया हमारा ब्रोंकी का, और ये हमारा ये ब्रांचेज हो गए ये, और ये हो गया शैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई हो गया। एल्वियोलाई जो होता है उसके पास बहुत सारे, वो चारों तरफ अपने थिनी सराउंडेड कैपिलरीज, यानी वो चारों तरफ एक बहुत ही महीन कैपिलरीज होती हैं, पतली कैपिलरीज जिसको थिन कैपिलरीज कहते हैं, वो ब्लड कैपिलरीज होती हैं। वो अपने ब्लड कैपिलरीज से चारों तरफ क्या होता है? घिरा होता है।
और यहीं पे जो होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आउट और इन होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जब हमने एयर से ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में एंटर किया तो यही एयर जो होता है यहाँ आकर के पूरे इस लंग्स में आकर के क्या होता है कि कैपिलरीज के माध्यम से डिफ्यूज़ होता है। यानी डिफ्यूज़ का मतलब आप समझ रहे होंगे कि डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि इमेजिन करिए कि डिफ्यूज़न वो प्रोसेस होती है जैसे आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें 1 ड्रॉप ऑफ इंक को इंटर कराया। यानी 1 ग्लास पानी में आपने 1 बूंद इंक को डाला तो आप देखेंगे, क्या देखते हैं कि धीरे धीरे वो जो इंक होता है उसमें डिसॉल्व हो जाता है और पूरा ग्लास का वाटर जो होता है, ग्लास ऑफ वाटर जो होता है वो ब्लूइश हो जाता है। अगर आपने रेड डाला तो रेडिश हो जाएगा, ब्लू डाला तो ब्लूइश हो जाता है। तो ये होता है डिफ्यूज़न। यानी हम कह सकते हैं कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत लोअर होता है, और जो इंक होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, हायर होता है। तो जो हायर कंसंट्रेशन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किस तरफ इंक्रीज करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और वो जाकर के उसमें वाटर में अपना पूरी तरह से जब तक वो इक्विवेलेंट नहीं होते, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल और इंक के मॉलिक्यूल एक बराबर नहीं हो जाते, तब तक उसमें वो क्या करते हैं, डिफ्यूज़ होते रहते हैं। यानी उसमें वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऑब्जर्व हो जाते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये हो गई हमारे डिफ्यूज़न की प्रोसेस। इसका एक और एग्जांपल हम बता देते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने डिफ्यूज़न को डिफाइन भी किया है, अगर आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं। तो डिफ्यूज़न ये तो वाटर का हो गया। अगर हम बात करें कि एयर में कैसे, अब यहाँ पे चूँकि क्या है, एयर की बात कर रहे हैं, तो हम डिफ्यूज़न एयर में कैसे होता है वो भी मैं डिस्कस कर देती हूँ। कि जैसे आपने क्या किया है कि एक कमरे में आपने कहीं पे स्प्रे किया, ठीक है, स्प्रे किया, जो उसकी स्मेल होती है वो क्या करेगी, पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा तो नहीं कि हम पूरे कमरे में घूम घूम के स्प्रे करते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपने स्प्रे की बॉटल को भी ओपन किया तो क्या होता है कि वो पूरे कमरे में डिफ्यूज हो जाती है। तो ये हो गया हमारा एयर में डिफ्यूज़न, यानी कि स्प्रे का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हायर होता है, और जो एयर का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, लोअर होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हो गया डिफ्यूज़न की प्रोसेस। अब ये जो डिफ्यूज़न है, ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, पूरे ब्लड में जाकर के डिफ्यूज़ हो जाता है। यानी फिर हमारा वो ब्लड क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिल गया। किससे मिला, वो रिस्पिरेटरी सिस्टम या रिस्पिरेशन की प्रोसेस से मिला। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ये जो कैपिलरीज होती है, पूरे बॉडी के सेल तक ले जाकर के उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है। ये तो हो गया ऑक्सीजन की बात। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। बात करेंगे कि जिस तरह से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इन हुआ, जिस ट्यूब से ऑक्सीजन एंटर होता है, इसी ट्यूब से हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट भी होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाई की आउट होने की जो प्रोसेस है, इसके बारे में हम आपको अभी डिस्कस करती हूँ। किस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रक्रिया है, डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारी बॉडी में कैसे रिलीज होता है, यानी जो भी हमारे बॉडी में फूड होता है उसका वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होता है। जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो उस समय क्या होता है कि बॉडी में एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। तो ये ब्रेक डाउन जो होता है वो रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, या कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के समय ही होता है। तो उसी समय ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे ब्लड में क्या करता है, इंटर करता है। जब हमारे ब्लड में वो इंटर करता है तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में इंटर करने के साथ, यानी ब्लड की कैपिलरीज में वो इंटर करता है, और उसी ब्लड कैपिलरीज के माध्यम में वो वापस लंग्स में जाता है। लंग्स में जाता है, और उसके बाद जब वो लंग्स में जाता है तो लंग्स से फिर वो पहुंचता है ट्रेकिया में, और उसके बाद वो हमारे माउथ से क्या होता है, सॉरी नोज से क्या होता है, आउट हो जाता है। यहाँ पे हमने एक डायग्राम के माध्यम से शो कर रही हूँ। यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारी ब्लड की क्या हो गई, कैपिलरीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द टिश्यूज कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एल्वियोलस में इंटर किया, यहाँ पे देख रहे हैं, और फिर वो क्या हो गया, आउट हो गया। दिख रहा है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर, ये हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है, यहाँ से लंग्स के माध्यम से ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो गया। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि ऑक्सीजन बॉडी में इंटर कर रहा है। ऑक्सीजन इंटर द कैपिलरीज, ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम एल्वियोलस एंड कैरी द ऑक्सीजन। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसको हम एक्सहेल
और इनहेल भी कह सकते हैं। यानी कि दो प्रोसेस और इन्वॉल्व हो गया हमारे ब्रीदिंग में, जिसको हम कह सकते हैं एक्सहेल एंड इनहेल। तो ये प्रोसेस भी जो है ब्रीदिंग मैकेनिज्म के अंदर ही जाकर के कंप्लीट होती है। अभी मैं इसको एक्सहेल और इनहेल के बारे में, और एक्सहेलेशन में क्या होता है कि कंपोजिशन ऑफ एयर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हमने पहले ही बता दिया कि एयर कितना प्रेजेंट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर, इनर्ट गैसेस जो भी होती हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि इनहेलेशन के समय जो होता है कितना परसेंट ऑक्सीजन हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन जो है ये 21% इनहेल होता है। अगर हम वही एक्सहेलेशन की बात करें तो 16.4% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये हो गया हमारा 0.04% इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन में क्या होता है कि 4.4%। इतना डिफ्रेंशिएट होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम एक्सहेल और इनहेल और एक्सहेल, ये हमने डायग्राम के माध्यम से शो किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम हमने शो किया इनहेल, और ये हो गया हमारा एक्सहेल। आप यहाँ देख रहे हैं कि लंग्स जो है हमारा वो क्या है, एक रिब केज में फिट है, ठीक है। अब जब हम जैसे ही एयर को डाउन करते हैं, यानी कि जैसे ही ड्रॉन करते हैं, हम खींचते हैं, हाँ सांस लेते हैं, तो क्या होता है, लंग्स हमारे दोनों क्या हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं। और डायफ्राग्म भी क्या होता है, मूव करता है डाउनवर्ड, यानी किधर मूव करेगा, डाउन। और जैसे ही हम सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, बैक, मूव इन बैक, यानी कि वो पीछे की तरफ मूव करता है। तो इनहेल में क्या होता है कि रिब आर पुश्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। रिब्स जो होते हैं वो पुश होते हैं, कभी अपवर्ड और कभी डाउनवर्ड होते हैं। और इसमें जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हम इंक्रीज द स्पेस इन द चेस्ट कैविटी, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे चेस्ट कैविटी आ गई, ये जो रिब केज है इसको हम कह सकते हैं चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। और ये चेस्ट कैविटी होता है वो बहुत ही लार्ज होता है, और क्योंकि लंग्स में बहुत सारे रशेस ऑफ एयर, यानी कि हवा का बहुत सारा रश होता है, तो उससे वो क्या करता है कि वो डाउनवर्ड में जाता है और वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी तरह से जब हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, बाय फोर्सफुली, जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारा क्या होता है, एयर के माध्यम से बाहर जाता है। तब ये बाहर जाता है तो इसमें क्या होता है कि मूव, ये जो हमारे रिब केस होते हैं वो मूव करते हैं, किधर मूव करते हैं, डाउनवर्ड भी कह सकते हैं इसको हम, और इनवर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो और उसके बाद जो ये डायफ्राग्राम है यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये क्या होता है, रिलैक्सेशन के मोड में आता है। यहाँ आपने देखा कि डायफ्राग्राम क्या हो रहा है, डाउन की तरफ जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, जैसे ही हवा को बाहर की तरफ निकालते हैं तो हमारा डायफ्राग्राम बिल्कुल क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और चेस्ट कैविटी जो होता है वो क्या हो जाता है, स्मॉलर। अभी हमने बताया कि इनहेलेशन में क्या होता है कि चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाता है, ठीक है। और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो क्या होती है, स्मॉल हो जाती है। क्योंकि जिस तरह से रशेस ऑफ एयर बॉडी में एंटर करते हैं इनहेल में, उसी टाइप से रशेस ऑफ एयर जो होता है वो क्या करता है, आउट होता है जब बॉडी से, तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। और ये प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं रेस्पिरेशन की। अब भैया नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या होता है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर आप कह सकते हैं एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन, सेल्फ रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफ्रेंशिएट होता है उसके बारे में हम आपको डिस्कस कर देते हैं कि ब्रीदिंग की प्रोसेस क्या होती है और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम कैसे उसमें अंतर किया जा सकता है। तो ब्रीदिंग जो होती है हमारी वो क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी ऑक्सीजन इन और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है। जबकि सेलुलर प्रोडक्ट रेस्पिरेशन क्या होता है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, और उसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी फूड का ब्रेक डाउन होता है, बॉडी में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, वाटर रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, रिलीज होता है। और हम क्या दूसरा
डिफ्रेंशिएट हम ये भी कर सकते हैं कि ब्रीदिंग जो है वो आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल के आउटसाइड होता है, और जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है वो इनसाइड द सेल होता है। ब्रीदिंग में किसी भी टाइप के एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, जबकि रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कुछ सर्टेन एंजाइम जो होते हैं वो अपना फंक्शन करते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रीदिंग, या फिर हम कह सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।